अब देखो हम ले रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ याद रखना उसमें प्रॉपर्टीज इसमें स्ट्रॉन्ग है और उसमें वीक है। देखो यहाँ पे सिंगल एटम will behave like a magnet, it is called atomic magnet। पैरामैग्नेटिक में भी ऐसे ही था, सिंगल एटम was behaving like a magnet। और प्रॉब्लम क्या है वो देखो, substance will not behave like a magnet। क्यों substance magnet की तरह behave नहीं करेगा? यहां पे कैसा है, substance small regions में divided है, random small regions में divided है। this small region is called domain। ये जो बाउंड्रीज है दे आर कॉल्ड डोमेन वॉल्स, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डोमेन में सभी एटॉमिक मैग्नेट एक डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से इतना जो पार्ट है एक ही डायरेक्शन में ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं अपन, तो अपन वैसे ही करने वाले बाद में। ये देखो ये ऐसा, ये इतना पार्ट है, एग्जैक्ट वैसा तो बनेगा नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। इसका ये डायरेक्शन देते हैं, सबकी कॉमन मिला के एक डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड डोमेन एक्सिस। सभी एटॉमिक मैग्नेट की एक ही डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डोमेन एक्सिस। अब यहाँ पे डोमेन ऐसे होंगे एटॉमिक मैग्नेट सभी एक ही डायरेक्शन में, तो इसका डोमेन एक्सिस ये डायरेक्शन में निकालेंगे, यहाँ ये डायरेक्शन होंगे, तो ये डायरेक्शन में निकालेंगे, रैंडम ऐसे निकाल सकते हैं आप। तो डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन, इसीलिए सब्सटेंस का आंसर यहाँ पे भी 0 है। फिर से देखना, यहाँ पे जो एटॉमिक मैग्नेट्स है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स है, समझो एक ही डायरेक्शन में, इतने नहीं रहते, इससे ज्यादा रहते, पर जस्ट एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले रहे हैं। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो रहेगा, जिसकी वजह से सभी एक ही डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं एक्सचेंज कपलिंग। क्या बोलेंगे? कपलिंग, जुड़े हुए, एक्सचेंज कपलिंग। और इसमें सभी एक ही डायरेक्शन में, ये है डोमेन वॉल, दो डोमेन्स को सेपरेट करने वाली डोमेन वॉल। एक डोमेन में सभी एटॉमिक मैग्नेट एक डायरेक्शन में, तो उसको हटा के सिर्फ एक ही बनाया है, दिस इज कॉल्ड डोमेन एक्सिस। द एटॉमिक मैग्नेट आर ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डोमेन एक्सिस। अच्छा, तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सर इतना काट लो तो अलग मैग्नेट बनेगा क्या? नहीं, जैसे ही तुम इसको कट करेंगे, ये जो है वो पीस, ठीक है, कट करके बन रहा है। मान लो इतना पीस तुम लोगों ने सेपरेट कर लिया यहाँ पे, तो इसमें भी छोटे छोटे डोमेन्स तैयार हो जाएंगे, फिर उसमें से कुछ ये डायरेक्शन में, कुछ ये डायरेक्शन में, कुछ अलग अलग डायरेक्शन में, फिर से नेट रिजल्टेंट 0। इनके साथ भी उसका कंप्लीट है, जैसे ही आप ये कट करके इतना पोर्शन निकाल लेंगे, समझो अपन आप बोलेंगे कि इतना पोर्शन निकाल लिए, तो ये बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो, सिंगल एटम इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, और उन सिंगल एटम के बीच में है एक्सचेंज कपलिंग। क्या है? एक्सचेंज कपलिंग। ड्यू टू दैट एक्सचेंज कपलिंग इन वन डोमेन, ये जो रीजन है छोटा सा उसको बोलेंगे डोमेन, इन वन डोमेन ऑल द एटॉमिक मैग्नेट्स आर इन वन डायरेक्शन, बट ऑल द डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन, so net resultant for a substance is 0, they will not behave like a magnet। देखो समझ में आया? The wall या boundary separating the two domains is called domain wall, and all the atomic magnets are in one direction, so that axis is called domain axis। तो ये सब हटा के एक ही ड्रॉ किया, रिजल्टेंट ये, this is called domain axis। तो याद रखना इनके बीच में क्या है? एक्सचेंज कपलिंग, कपलिंग की वजह से वो बाउंडेड है, ये थोड़ा सा याद रखिए। बट जैसे ही इनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो पहले वीक मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग में रखेंगे। तो ये समझना, याद रखना कॉन्सेप्ट, डोमेन क्या है। एक मिनट, चलो आगे चलो, ठीक है। तो ये याद रखना, दिस स्मॉल रीजन इज कॉल्ड डोमेन, इन वन डोमेन ऑल द एटॉमिक मैग्नेट्स आर ओरिएंटेड इन वन डायरेक्शन, तो उसका रिजल्टेंट जो बनाएंगे इट इज कॉल्ड डोमेन एक्सिस। द सेपरेशन बिटवीन द टू डोमेन्स इज कॉल्ड डोमेन वॉल, और याद रखना इनके बीच में है एक्सचेंज कपलिंग, इन एटम्स के बीच में, इसीलिए ऐसा अरेंजमेंट है कपलिंग की वजह से, ठीक है। अरे चलो वापस, अब पहले रखेंगे
में, समझो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो कुछ डोमेन्स कपलिंग ब्रेक करके उस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएंगे। तो ये डोमेन की साइज बड़ी हो गया, ये देखो इसकी साइज बड़ी हो गई। अब इसमें से भी कुछ डोमेन उसी डायरेक्शन में, कुछ एटॉमिक मैग्नेट उसी डायरेक्शन में रोटेट हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये देखो इसकी साइज कम हो गई, इसकी साइज बड़ी हो गई। इसके साथ भी वैसे होगा, कुछ एटॉमिक मैग्नेट एक्सचेंज कपलिंग तोड़ के उस डायरेक्शन में चले जाएंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड में होगा ऐसा। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। अब ये भी मैग्नेट बन गया और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आई है जिस डायरेक्शन में अपन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ है। ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू डोमेन ग्रोथ। दिस इज मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू डोमेन ग्रोथ। ठीक है, अब अगर आप मान लो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, अपन यहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है ये डायरेक्शन में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो सभी डोमेन, देखो अब ये वाली डायग्राम रेफर कर रहे हो, वो डायग्राम बहुत छोटे छोटे सब एक डायरेक्शन में बनाने पड़ेंगे, तो सभी एक्सिस एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो जाएंगे और ये बन गया परमानेंट मैग्नेट। ये बन गया परमानेंट मैग्नेट। अब आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देंगे तो एक्सिस उसी डायरेक्शन में रहेंगे, रोटेट वापस नहीं होंगे। तो जायंट मैग्नेट बन गए, सभी डोमेन एक ही इसमें आ गए, तो इसको जायंट डोमेन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। एक ही डोमेन बन गया समझो, तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। अब तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देंगे तो इट विल नॉट लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में बोला था कि as soon as you remove the magnetic field it will lose its magnetic property, बट यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल भी देंगे तो it will retain the magnetic property, it will retain the magnetic property। तो ये थोड़ा सा देखो, वीक मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एटॉमिक मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट होंगे, सो यहाँ मैग्नेटाइजेशन हुआ है ड्यू टू डोमेन ग्रोथ। बट अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आप रखेंगे उसी सब्सटेंस को, सभी एक्सिस एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, यानी सारे के सारे एटॉमिक मैग्नेट एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। नाउ इट हैज बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। इफ यू रिमूव द मैग्नेटिक फील्ड, वापस ये अरेंजमेंट नहीं मिलने वाला, ये बन गया परमानेंट मैग्नेट। तो इसके एग्जांपल वगैरह लेते हैं प्रॉपर्टीज में आगे, तो ये थोड़ा सा देखो एक बार, इसको बोलते हैं डोमेन थ्योरी, डोमेन स्ट्रक्चर, डोमेन थ्योरी या डोमेन स्ट्रक्चर। सो फेरोमैग्नेटिक डोमेन थ्योरी, ये देखो फिर प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। अब देखेंगे देखो प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। आयरन, कोबाल्ट, निकेल एक्सेट्रा एंड देयर अलॉयज। ठीक है, ferromagnetic material, these are the material when kept in external magnetic field, they are strongly attracted, they are strongly attracted। ठीक है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी अपने को वीक मैग्नेट से भी देखने को मिलेगी। इसीलिए घर पे अपन जो मैग्नेट यूज करते हैं वीक रहता, फिर भी वो आयरन के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि यह प्रॉपर्टी स्ट्रांग है। ठीक से देखो, when they are kept in external magnetic field they are strongly attracted, they are strongly attracted। ठीक है, now when they are kept in non uniform magnetic field, यानी एक जगह है स्ट्रांग और एक जगह है वीक मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्शन है, तो they will move from weaker part to stronger part, और मोशन रहेगी विगरस या मोशन रहेगी फास्ट। पैरामैग्नेटिक में यही लिखा था पर स्लो लिखा था, और यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन बोला था पर वीक अट्रैक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब अगर एक रॉड लेंगे, रॉड मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, रॉड मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये है रॉड मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सपोज सच एज आयरन। अगर उसको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो अट्रैक्शन की वजह से इट विल रेस्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को रॉड कैसे रेस्ट करेगा? पैरेलल। पैरामैग्नेटिक के जो प्रॉपर्टीज है वही सेम प्रॉपर्टीज है, सिर्फ इतना फर्क है कि वहां वो प्रॉपर्टीज वीक थे, यहाँ वो प्रॉपर्टीज मोर प्रोनाउंस्ड है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है,
स्ट्रांगली पैरेलल ऐसा नहीं लिखना, पैरेलल पैरेलल ही रहेगा, स्ट्रांगली पैरेलल मत लिखना, नहीं तो स्ट्रांगली पैरेलल यहां लिख सकते कि मोशन फास्ट है, अट्रैक्शन स्ट्रांग है, पर यहां स्ट्रांगली पैरेलल मत डाल देना, पैरेलल है पैरेलल ही रहेगा। तो याद रखना, व्हेन अ रॉड मेड अप ऑफ ferromagnetic material is kept in a magnetic field it will rest parallel to the magnetic field. कैसे रेस्ट करेगा? parallel to the magnetic field. Now next, U ट्यूब लिया, U शेप की ट्यूब, उसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का लिक्विड लिया। तो अभी तो लेवल सेम है, जैसे ही आप यहां रखेंगे एक आर्म पे लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, the level in that arm rises up. तो पैरामैग्नेटिक में लेवल थोड़ी कम राइज होगी, इसमें लेवल थोड़ी ज्यादा राइज होगी, अट्रैक्शन की वजह से लेवल क्या होगी? राइज। ठीक, देख लेते प्रॉपर्टीज फिर से। ये होगा एग्जांपल, when they are kept in external magnetic field they are strongly attracted. If they are kept in non-uniform magnetic field they move from weaker to stronger part और vigorous motion रहेगा fast. If a rod of ferromagnetic material placed in a magnetic field it will rest parallel to the magnetic field. U ट्यूब में अगर लिक्विड लेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का तो एक आर्म पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, then the liquid in that arm rises up. ये देखिए, it will retain the magnetic property after the removal of external magnetic field. जबकि डायमैग्नेटिक में और पैरामैग्नेटिक में अपने बोला था कि इट विल नॉट रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पर ये रिटेन करेगा। आखिरी में बताया था स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो सभी डोमेन एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो जायंट डोमेन स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब वो एक्सिस चेंज नहीं होने वाले, आप मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो भी। So retain the magnetic property even if we remove the external magnetic field. Now, strongly magnetized हो रहा, इसीलिए जो susceptibility है वो रहेगी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, और वैल्यू रहेगी लार्ज। लार्ज वैल्यू क्यों रहेगी? क्योंकि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा। तो सॉफ्ट आयरन के लिए अप्रोक्सीमेटली ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है 1000 के क्लोज, सॉफ्ट आयरन के लिए पॉजिटिव एंड लार्ज। डायमैग्नेटिक के लिए निगेटिव एंड स्मॉल, पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव एंड स्मॉल, और फेरोमैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव एंड लार्ज। पॉजिटिव क्यों? फिर से ध्यान रखो, पॉजिटिव क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। लार्ज वैल्यू क्यों? क्योंकि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा। देख लो प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लो, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये मिला है, नोट डाउन कर लो। अब देखो नेक्स्ट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे अपन लेने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो ये डोमेन्स छोटे छोटे, इसमें सभी एटॉमिक मैग्नेट एक ही डायरेक्शन, ठीक है। नाउ दीज आर कॉल्ड, फिर से याद रखना, डोमेन्स। ये है डोमेन वॉल, और इसको अगर एक ही एरो दे दे रिजल्टेंट तो इट इज कॉल्ड डोमेन एक्सिस। अब इसको अपन हीट करने वाले हैं, बर्नर लगा हुआ है, कुछ भी लगा के अपन इसको हीट करने वाले हैं। तो इन दोनों के बीच में, इन दो एटम के बीच में क्या है?
एक्सचेंज कपलिंग की वजह से वो एक दूसरे से बाउंडेड है, पर जब अपन उनको हीट सप्लाई करेंगे एटम वाइब्रेट होंगे तो उनका बॉन्डिंग वीक होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे द बॉन्डिंग बिकम्स वीकर एंड वीकर, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जहां पे ये सभी एटम्स रैंडमली ओरिएंट करेंगे, एक्सचेंज कपलिंग उनके बीच में का खत्म, डोमेन स्ट्रक्चर गया, डोमेन स्ट्रक्चर कंप्लीटली वैनिशेस। डोमेन स्ट्रक्चर कब तक था? जब तक सभी एटम एक डायरेक्शन में थे, उस रीजन को अपन डोमेन बोल रहे थे एक्सचेंज कपलिंग की वजह से। तो जैसे जैसे आप उस मटेरियल को हीट करेंगे एटम को एनर्जी मिलेगी, वो वाइब्रेट होंगे, एक्सचेंज कपलिंग वीक होते जाएगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड TC, इट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर। एट दैट टेम्परेचर सभी एटॉमिक मैग्नेट का एक्सचेंज कपलिंग खत्म, ऑल द एटॉमिक मैग्नेट्स विल ओरिएंट इन रैंडम डायरेक्शन, यानी फेरोमैग्नेटिक substance begin to behave like a paramagnetic substance। इसका मतलब ये नहीं है कि आयरन प्लैटिनम बन गया, आयरन आयरन ही है, बट उसके प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक जैसे हो जाएंगे, अब वो वीकली अट्रैक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा? देखिए फिर से देखो, आप डोमेन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये डोमेन स्ट्रक्चर है, बाकी नहीं बनाया, ये डोमेन स्ट्रक्चर है। क्यों है? एक्सचेंज कपलिंग है, इन डोमेन्स के बीच में कौन सा कपलिंग है? एक्सचेंज कपलिंग। ड्यू टू दैट एक्सचेंज कपलिंग एक एटम दूसरे एटम के साथ एक ही डायरेक्शन में बाउंडेड है। जब आप उसको हीट करेंगे इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो हीट की वजह से एनर्जी मिलेगी एटम्स को, और उनके बीच में का एक्सचेंज कपलिंग वीक होते जाएगा, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, दैट टेम्परेचर इज TC, क्यूरी टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर। आफ्टर दैट, उससे ज्यादा अगर आपने हीट किया तो डोमेन स्ट्रक्चर कंप्लीटली वैनिशेस, खत्म। डोमेन स्ट्रक्चर कब तक था? जब तक सभी एटम एक डायरेक्शन में थे, उस रीजन को डोमेन बोल रहे थे। कोई दीवार है क्या सही में ईंटों की बनाई हुई, तुम एक ही डायरेक्शन में रहो? नहीं, बाउंड्री बन गई थी अपने आप की, ये सब एक डायरेक्शन में। अब सभी रैंडमली ओरिएंट हो रहे हैं, मतलब अब कोई ऐसा रीजन नहीं बचेगा जहां एटॉमिक मैग्नेट सेम डायरेक्शन में है। डोमेन स्ट्रक्चर कंप्लीटली वैनिशेस। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, साइंटिस्ट पहले आया था नाम क्यूरी टेम्परेचर, और इट इज आल्सो नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। आफ्टर दैट टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिगिन टू बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि डोमेन स्ट्रक्चर वैनिश हो गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आयरन प्लैटिनम बन गया, आयरन आयरन ही है, मगर उसके प्रॉपर्टीज वीक हो गए। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैग्नेट को हीट मत करो, मैग्नेट को गर्म मत करो, क्योंकि गर्म करेंगे तो उनके एटॉमिक मैग्नेट्स का कपलिंग चला जाएगा, क्योंकि अपने इसी को परमानेंट मैग्नेट बनाया है। घर में जो मोस्टली मैग्नेट यूज होते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट नहीं रहते, इसी को स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखो तो सभी एटॉमिक मैग्नेट एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा? परमानेंट मैग्नेट। बट जब आप उस मैग्नेट को हीट करेंगे, जब आप उस मैग्नेट को हीट करेंगे जहां सभी डोमेन एक ही डायरेक्शन में है, तो वहां पे भी एक्सचेंज कपलिंग ब्रेक होगा, डोमेन स्ट्रक्चर कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गई। इसीलिए अपन ने बचपन में पढ़ा था कि मैग्नेट को हीट मत करो, मैग्नेट को गर्म करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी, यही रीजन, क्योंकि इसी से परमानेंट मैग्नेट बनाया था वो अपन आर्टिफिशियल। तो ग्राफ बनाते और इक्वेशन बता देते, ठीक है ना, ये याद रखो। तो द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिगिन टू बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। और ग्राफ देखें, ये देखो, ये ऐसा ग्राफ है, नॉन लीनियर ग्राफ है। This temperature is suppose TC, critical temperature। इतने पार्ट में जब तक वो टेम्परेचर तक नहीं पहुंचने को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होते जा रही है, ध्यान से देख लो, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होते जा रही है टेम्परेचर के साथ। ससेप्टिबिलिटी ले सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होते जा रही है, यानी इसकी वैल्यू लास्ट की वैल्यू कम होते जा रही है। बताया ना, पैरामैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू स्मॉल है पर पॉजिटिव है,
पैरामैग्नेटिक में, सॉरी फेरोमैग्नेटिक में वो वैल्यू पॉजिटिव है और लार्ज है, ये तो जैसे जैसे आप हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कम, क्रिटिकल टेम्परेचर तो यहां तक वो बिहेव करेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जैसे। जैसे ही आपने क्रिटिकल टेम्परेचर क्रॉस किया मतलब ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू हो गई लो एंड इट बिगिन, सब डोमेन स्ट्रक्चर वैनिश हो गया, सब एटॉमिक मैग्नेट रैंडम डायरेक्शन में, इट विल बिगिन टू बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक के लिए जैसे लिखा था, ससेप्टिबिलिटी सम कांस्टेंट और अपॉन में टेम्परेचर था T, ठीक है, तो वो देख लो एक बार, पर ये ऐसे नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे T माइनस TC। तो ये ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन है कौन से सब्सटेंस के लिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। T इज द टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है वो, और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ये T माइनस TC या क्यूरी टेम्परेचर। सो याद रखना आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर जब आप उसको हीट करेंगे तो डोमेन स्ट्रक्चर कंप्लीटली वैनिशेस, दैट इज ऑल द एटॉमिक मैग्नेट विल ओरिएंट इन रैंडम डायरेक्शन, ठीक है, तो इट विल बिगिन टू बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पहले लार्ज थी, अब स्मॉल होगी, पॉजिटिव ही है बट स्मॉल, और ये रिलेशन ये नोट डाउन करो। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या आप लोगों को ध्यान देना है, कैंसल्ड वाला पोर्शन आप लोगों को भेजा है, उसमें देखना आप लोग चैप्टर की शुरुआत किया था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल, वो कैंसल्ड है, पर अगर मैं वो नहीं लेता तो उसके बाद वाला पोटेंशियल एनर्जी वाला नहीं ले पाते अपन, ठीक है, तो वो एक पॉइंट हो गया। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टीज लिए हैं मैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टीज, वो भी नहीं है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, कैंसल्ड वाले में पेज नंबर वगैरह के साथ दिया है, देख लेना। पर अगर मैं वो नहीं पढ़ाता तो आप लोगों को ये भी नहीं समझा पाता कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल Fe3O4 में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी Q है और बाकी डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में Q नहीं है, वो भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, इसीलिए मैंने ये सारे प्रॉपर्टीज लिए, ठीक है। इसके बाद है हिस्टेरिसिस और परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेटिक शील्डिंग, वो भी थ्योरी में नहीं है, बोर्ड में नहीं है, तो मैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टीज भी नहीं है, उसके पहले वाला पार्ट है पूरा, समझो टॉर्क वाला भी छोटा सा ही है पैराग्राफ, तो वो छोड़ दो, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के पहले वाला पूरा पार्ट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो टेक्स्ट बुक में है वहां के बाद वाला पूरा पार्ट नहीं है, तो आप लोग एक बार उतना देख लो, ठीक है। तो मैग्नेटिक शील्डिंग जो है वहां तक एक मिनट आइए, तो फिर से याद रखो टॉर्क वाला इक्वेशन नहीं है, पर टॉर्क वाला नहीं लेता तो उसके बाद वाला एनर्जी वाला नहीं बता पाता। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो है यानी डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, वो भी नहीं है, आपको कैंसल्ड पोर्शन में दिया है, आप लोग देखना, वो पेज नंबर वाइज सब दिया है, पर वो लेना जरूरी था क्योंकि पहले वाले प्रॉपर्टीज फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नहीं समझा था, तो Fe3O4 के बारे में ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म नहीं समझा पाता, वो पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद हिस्टेरिसिस अभी नहीं ले रहे और परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं ले रहे और मैग्नेटिक शील्डिंग नहीं है, तो वो पोर्शन अपन छोड़, जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं उनका जब क्लास में आएंगे तो वो ले लेंगे, ग्राफ पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो तब ले लेंगे उनका, पर अभी अपने को यहीं तक है। इसमें भी बहुत सारा कैंसल्ड है, मैंने पढ़ा दिया क्योंकि वो लिंक था, लेना ही था, नहीं तो समझा नहीं पाते इसीलिए, पर इसके बाद वाला जो हिस्टेरिसिस है वो अभी नहीं भी समझाएंगे तो चलेगा, वो है ही नहीं, समझो कैंसल्ड पोर्शन में आप लोग देख लो एक बार। उसके बाद परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो वाला भी पोर्शन नहीं है और मैग्नेटिक शील्डिंग भी नहीं है, तो वो पोर्शन में उन लोगों को बाद में जब क्लास में आएंगे जिन लोगों का कॉम्पिटिटिव है उनको शॉर्ट में समझा दूंगा, तो उसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, खाली डायग्राम बताना है अपने को, तो वो मैं बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। कैंसल्ड पोर्शन भी लिया है बहुत सारा, तो वो एक्सप्लेनेशन जरूरी था इसीलिए लिया है, आप लोगों को कैंसल्ड पोर्शन भेजा है, आप लोग एक बार देख लेना। तो यहाँ ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद वाला पार्ट नहीं है, पर कॉम्पिटिटिव वालों को रहेगा, तो मैं उनको क्लास में जब आएंगे, जब भी आएंगे नवंबर दिसंबर में, तब वो उतना पोर्शन मैं जब ये सॉल्व करेंगे मॉड्यूल इसका, तो तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उनको। तो ये चैप्टर हो गया यहाँ पे खत्म।